हेलो गाइस, आजकल आप जब भी रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो फिर आपको के पॉप ग्रुप्स दिखने को मिल ही जाते हैं। के पॉप इंडस्ट्री की शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी, बट ये ब्लो हुआ अमेरिका में 2010 में, और तब से लेकर आज तक जो ग्रुप्स के पॉप में लीड कर रही हैं वो हैं बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो और भी बहुत सारी ग्रुप्स। अब मुझे आपको ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि के पॉप इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि आप अगर हेटर भी हो के पॉप के तब भी आपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मीम्स रील्स देख ही लिए होंगे उनके लिए। के पॉप सॉन्ग का बैकग्राउंड बड़ा ही फन म्यूजिक होता है कैची हुक्स के साथ, बट इनसाइड के पॉप की दुनिया बहुत ज़्यादा डार्क है। कहते हैं ना, हर एक चमकती चीज़ सोना नहीं होती, बस वैसा ही सीन है के पॉप इंडस्ट्री में। अगर मैं अपने एरिया के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि के पॉप को लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लड़कों में, बट लड़कियों में क्रेज़ है के पॉप का। तुमने भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो के पॉप के पीछे पागल है। वो बीटीएस के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती और गुस्सा हो जाती है और आप उसे उतना ही चिढ़ाओगे। बट अगर एक सच बात बताऊं तो के पॉप इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जितना स्ट्रगल करते हैं शायद तक ही उतना कोई करता होगा। अगर एक सीधी सादी बात बताऊं तो के पॉप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ वही कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ओके, अब वो शुरुआत होती है जहां आर्टिस्ट खुद अनजान है कि उसके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर किसी भी यंग बंदे को के पॉप आर्टिस्ट बनना है तो फिर उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है, और अगर सक्सेसफुल हो गए तो बड़े लेबल्स उन्हें साइन कर लेते हैं। या फिर एक और प्रोसेस होता है स्ट्रीट कास्टिंग प्रोसेस। उसमें होता कुछ ऐसा है कि जो बड़े लेबल्स रहते हैं वो अपने एजेंट्स को पब्लिक प्लेस पर भेजते हैं, और उनके एजेंट्स को जो सबसे हैंडसम लड़का या ब्यूटीफुल लड़की दिखती है वो उन्हें अपने लेबल में आने के लिए अप्रोच करते हैं। अगर वो लड़का या लड़की मान जाते हैं तो फिर बड़ी लेबल्स उन्हें साइन कर लेती है और फिर उनके करियर की शुरुआत होने लग जाती है। लेबल से साइन होने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, और के पॉप इंडस्ट्री अपने आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है, बट पॉजेसिव एक पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि एक नेगेटिव वे में। जो लेबल्स रहती हैं वो हमेशा इस चीज़ का टेंशन लेती हैं कि कोई कमी ना छूट जाए आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में। जो ट्रेनर्स रहते हैं वो हर रोज़ आर्टिस्ट को डांस, सिंगिंग, हाउ टू बी फनी, एक्टिंग और फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं। बट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि जो आर्टिस्ट रहते हैं उन्हें म्यूज़िक कंपनी टाइम टू टाइम देखने आती है कि कैसा वो आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, कैसे उसके स्किल्स हैं, क्या उसमें कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। और अगर आर्टिस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है लेबल्स को तो वो उस आर्टिस्ट को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब अपने लेबल से निकाल देते हैं। अब ये एकदम डू और डाई वाली सिचुएशन रहती है। आपके सिर पर स्ट्रेस है कि अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा। ये सब सोचने में ही बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि आपको अपनी गलती सुधारने का भी मौका नहीं मिल सकता। अब बारी आती है के पॉप ग्रुप्स बनाने की, और यहाँ लोगों को एक दूसरे से कंप्लीट कराया जाता है। जो अच्छा करता है उनको ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, और जो नहीं सेलेक्ट होते उन्हें फिर से ट्रेन किया जाता है। बट जो अनसेलेक्टेड लोग रहते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो कब के पॉप इंडस्ट्री में डेब्यूट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के बाद कंपटीशन होते हैं, और अगर वो उसमें भी सेलेक्ट नहीं होते तो फिर उन्हें वैसे ही उनकी ज़िंदगी आधी ट्रेनिंग में निकल जाती है। कुछ आर्टिस्ट जो कुछ महीने में आकर बढ़िया से ट्रेंड होकर सेलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बचते हैं जो नहीं हो पाते, और जो लोग सेलेक्ट ही नहीं हो पाते उनकी कोई गारंटी नहीं कि कब तक होंगे। मैंने अभी तक सुना है कि लोग 10-10 साल तक इस के पॉप इंडस्ट्री में देते हैं बट उनका कुछ नहीं हो पाता, और अभी भी वो एक बड़ा चेहरा बन के पॉप इंडस्ट्री में सामने नहीं आए हैं। के पॉप इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा ज़रूरी टैलेंट होता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका अपीयरेंस। और के पॉप इंडस्ट्री के लेबल्स को लगता है कि मेकअप ही सब कुछ नहीं होता, क्यों ना हम आर्टिस्ट की थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा दें, वो उन्हें हलवा सा लगने लगा है। बट जो लेबल्स रहती हैं वो अपने आर्टिस्ट पर इतना ज़्यादा फोर्स नहीं डालती कि तुम्हें करवाना ही पड़ेगा प्लास्टिक सर्जरी। तुम बोलोगे कि फोर्स नहीं करती तो बहुत बढ़िया बात है, बट अब आती है काली सच्चाई सामने। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी कराने को अग्री नहीं करते हो तो जो लेबल्स के स्टाफ होते हैं वो आप पर गंदे कमेंट्स करना चालू कर देते हैं। उनके बातों में रेसिज्म, बॉडी शेमिंग सब दिखती है। और जो स्टाफ्स और ट्रेनर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंस भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा देते हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली और जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आर्टिस्ट भी ये सोचते हैं कि ज़रा सी सर्जरी मुझे आगे जाकर आर्टिस्ट बनाएगी, तो क्यों ना हम प्लास्टिक सर्जरी ही करवा लें, और ऐसे करके उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो कि स्टाफ, ट्रेनर्स और कंपनी के दबाव की वजह से होता है।
के पॉप इंडस्ट्री में कंपनी एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आर्टिस्ट अपनी खुद की सेल्फ क्रिएटिविटी यूज़ ही नहीं कर सकता। जितना कंपनी करने को बोलेगी उतना आर्टिस्ट करेंगे, हाथ में पैसा मिलेगा और बात ही खत्म। और शायद के पॉप की जो ऑडियंस है वो भी एक जॉनरा के ही गाने सुनना चाहती हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के गाने सुनना चाहती हैं। और वैसे ही गानों में लेबल्स पे व्यूज़ आते हैं, लेबल्स पैसा छापती है, लेबल्स प्रॉफिट में जाती है, तो वो कुछ नया कॉन्सेप्ट सोचती ही नहीं है कि जब इसी में पैसा आ रहा है तो यही ठीक है, क्यों हम नया ट्राई करें। जैसे इंडिया में अगर मैं किसी का एग्जांपल ले लूँ तो वो है टोनी कक्कड़, जो कि DMF लेबल से जो गाना निकालते हैं वो पूरा क्रिंज रहता है और ये आप सबको भी पता है। बट अगर उसमें हम व्यूज़ देखें तो 100 मिलियन पार के हैं। बट उनके खुद के चैनल पे जो गाने निकले हैं उनमें व्यूज़ ही नहीं है, 2-3 मिलियन से आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही। बल्कि मुझे ज़्यादा पसंद उनके जो खुद के चैनल से गाने आते हैं वो लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो के पॉप इंडस्ट्री के सॉन्ग्स रहते हैं, जैसे BTS का एग्जांपल ले लें, उनके सॉन्ग्स में एकदम गुड वाइब्स रहती हैं, कलरफुल वीडियो रहता है, कोई भी डार्कनेस नहीं होती। यही चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में चलती है। तो जो के पॉप इंडस्ट्री के लेबल्स रहते हैं वो इसी फॉर्मेट की वीडियो डालते हैं। के पॉप आर्टिस्ट के लुक्स भी उनके खुद के नहीं होते। जो आर्टिस्ट के कलरफुल हेयर स्टाइल्स होते हैं वो तक कंपनी डिसाइड करती है। एक के पॉप आर्टिस्ट ने रेडियो इंटरव्यू में ये बताया कि कंपनी ने उन्हें बोला कि तुम अपना बाल कलर करवा लो। सॉन्ग तो शूट हो गया, अब आर्टिस्ट को लगा कि मुझे अपना बाल फिर से ब्लैक करवा लेना चाहिए। वो आर्टिस्ट कंपनी से जाकर परमिशन लेते हैं और कंपनी अप्रूव भी कर सकती है कि तुम अपना बाल नॉर्मल करवा सकते हो। अब हेयर कलर के दौरान डाइंग और ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब आर्टिस्ट ने अपने बाल फिर से वही नॉर्मल करवा लिए, ब्लैक हेयर्स। बट थोड़े दिनों बाद कंपनी से कॉल आता है कि तुम्हें अपना बाल फिर से कलर करवाना है, और जो प्रॉमिस कंपनी ने किया था वो साफ साफ तोड़ दिया। और आर्टिस्ट को फिर से उस पेनफुल प्रोसेस से जाना पड़ा और अपना बाल फिर से डाई करवाना पड़ा। जो लेबल्स रहती हैं वो ज़बान की भी पक्की नहीं रहती हैं। इधर से आपने ये तो जान ही लिया। के पॉप इंडस्ट्री में पैसे की तो कमी नहीं होगी। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो तुम लोग? बस एक ग्रुप BTS पैसा छापती है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ग्रुप ही पैसा छाप रही हो। नो, शायद से हम काफ़ी समय से ही रॉन्ग चल रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, बट अभी तक उन्हें कोई भी बूम नहीं मिला है के पॉप इंडस्ट्री में। हर आर्टिस्ट जब लेबल ज्वाइन करता है तो उसके सिर पर एक कर्ज चढ़ जाता है। कर्ज मतलब डेब्ट। आर्टिस्ट के रहने का, खाने का और मंच पर परफॉर्म करने का बिल सब लेबल उठाते हैं, और इंडिविजुअल आर्टिस्ट को जितना बिल होता है वो कंपनी वापस ले लेती है जब वो आर्टिस्ट कमाना चालू कर देता है। एक गर्ल्स के पॉप ग्रुप ब्लेडी, जो कि अभी डिसबैंड हो चुकी है, उनकी एक आर्टिस्ट क्रिश्चियन पार्क ने ये बताया कि जितनी अमाउंट कंपनी आप पे डालती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि कोई आर्टिस्ट एक करियर में अर्न करने की सोच भी नहीं सकता। म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों की म्यूज़िक वीडियो जो कि उनकी पहचान बनाती है, उनका एल्बम जो कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ होती है, और प्रमोशंस जो आपको करने पड़ते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो देखें, इन चीज़ों को मेंटेन करने का भी खर्चा लेबल उठाती हैं। और अगर टोटल पैसा देखा जाए तो अमाउंट आता है $5 लाख, जो कि के पॉप ग्रुप्स के जितने आर्टिस्ट रहते हैं सब में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, और सबको अपने अपने पैसे चुकाने पड़ते हैं, जो कि हम कहेंगे कर्ज चुकाने पड़ते हैं अपने। और लेबल जो आर्टिस्ट पर पैसे खर्च कर रही थी उनके ट्रेनिंग पीरियड में, वो पैसा भी आर्टिस्ट को वापस देना पड़ता है। अब इतने सारे कर्ज जब उस आर्टिस्ट पर डाल दिए गए हैं तो सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत सारी होनी चाहिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि कोरिया में के पॉप आर्टिस्ट बहुत सारे एड्स करती हैं उतने सारे इनकम जनरेट करने के लिए कि वो अपना कर्ज चुका पाएं। बट जो छोटे आर्टिस्ट रहते हैं जिन्हें ऐड के लिए कोई अप्रोच नहीं करता, उनकी कमाई कहाँ से होती है? तो उनकी कमाई होती है शोज़ की अर्निंग से और एल्बम की अर्निंग से। जितनी होती हैं उन सब में वो अपना मैनेज कर लेते हैं। बट इतनी सारी मेहनत करके भी वो अप्रॉक्स $10,000 $7,000 के आसपास कुछ कमा लेते होंगे। बट ये $5 लाख के मुकाबले बहुत कम है। जितना ज़्यादा कर्ज है उतना ज़्यादा पैसा चाहिए, जितने ज़्यादा पैसा चाहिए उतना ज़्यादा काम चाहिए। और इसलिए के पॉप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, वो इतने काम में उलझे हुए रहते हैं कि एक आर्टिस्ट को शोज से लेकर अपने म्यूजिक वीडियो को शूट करने से लेकर अपने अपीयरेंस पर ध्यान लेने से लेकर अपने डाइट पर ध्यान देने तक आर्टिस्ट इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि उनकी नींद भी अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो पाती। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आएंगे के पॉप आर्टिस्ट के बिजी स्केड्यूल की वजह से वो गाड़ी चलाते वक्त या रोड पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनकी एक्सीडेंट हो जाए, और उसका आउटकम ये आता है कि उनकी डेथ हो जाती है।
ओके सो लेट्स, यहीं तक की थी वीडियो। तो यही होता है के पॉप आर्टिस्ट का हाल, जो आप जानते हो आगे से कि BTS ये BTS वो। कभी आपने BTS के BTS जानने की कोशिश की है, मतलब BTS के बिहाइंड द सीन जानने की कोशिश की है? तो इस वीडियो में बढ़िया से आपको नॉलेज दे ही दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, और पार्ट 2 भी अगर इस पर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को।